हमारे समाज को विभिन्न प्रकार के इंटॉक्सिकेशंस में, नशाखोरी में फंसा करके उनको गुलाम बनाना है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी आज़ादी के आंदोलन की तरफ सोच भी ना सकें। पहली ओबीसी समाज की महिला डॉक्टर एक डॉक्टर बन के निकली, उसके बाद से फिर ये संख्या बढ़नी शुरू हुई, और जब संख्या बढ़नी शुरू हुई तो इन लोगों ने देखा कि अब ये हमारे लेवल से भी ऊपर आने की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में भी ढेर सारी तमाम समस्याएं हमारे सामने लाई। पहले तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ही डिनाई किया और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को कि स्कूल में सिलेक्ट होकर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ आपकी जाति के आधार पे एट्रोसिटी की जा रही है आपके साथ, आपको अच्छी एजुकेशन, आज का प्रेजेंट टाइम का भी मैं बता रहा हूँ आपको, वायलेशन आर्टिकल 21 का वायलेशन आज भी हो रहा है। मैं अगर आगरा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दूं तो आगरा मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पीजी करने जा रहा है अगर, तो वहाँ का कंसल्टेंट या एसआर या पीजी थर्ड ईयर ये कहता है कि जो पढ़ लिख करके लोग आए उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी काम करने के लिए ओटी में या कोई भी टेक्निकल काम। यानी कि वो शेड्यूल कास्ट के हमारे पीजी कर रहे बच्चों को वो कहते नहीं तुम्हारी योग्यता इस लायक नहीं है, मतलब तुम पढ़ लिख करके नहीं आए हो। डॉक्टर जितेंद्र नाग साहब, लेकिन अगर आज हम देखें जो लोकतंत्र यहाँ पे संवैधानिक भारत के अंदर लोकतंत्र समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर आधार बना करके आज लोकतंत्र जो यहाँ लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को इस संविधान के माध्यम से, लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार की बात की जा सकती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेयर इन डिग्निटी, वो आर्टिकल 21 की ही बात है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, विभिन्न धर्मों के नाम पर, और जो एक लोकतंत्र थी, लोकतंत्र की व्यवस्था जो थी जिसको हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित मान रहे थे, उसको आज अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की व्यवस्था को हटा करके जिसको हम कहते हैं आदमखोर लोकतंत्र की तरह बनाया गया कि लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक मोलेस्टेशन करके मार दिया जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है भीड़ तंत्र के द्वारा। तो ये लोकतंत्र से हट करके आदमखोर व्यवस्था लाई जा रही है और लाई गई। आज भी इनका प्रयास जो है, जो यहाँ व्यवस्थापक लोग हैं या जो भारत के सत्ताधारी लोग हैं, वो आज भी पूरी तरह से सफल नहीं है, क्योंकि वामसिब लगातार ये प्रयत्न में है और कार्यरत है कि भारत के अंदर से हिंसा पूरी तरह से खत्म की जाए और भारत के अंदर जो महापुरुषों का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य है, वो प्रस्तापित किया जाए। तो आज भी हमारे लोगों को वो प्रेरित कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के और हिंसात्मक आदमखोर तंत्र में ला रहे हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम देख सकते हैं इस चीज़ को। ये एक उदाहरण है कि हमारे लोगों को धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे, बौद्धिज्म के नाम पे, जाति के नाम पर, इन सब चीज़ों के नाम पर उनका मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं और मोलेस्टेशन कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ की समीक्षा कर सकते हैं। तो अगर आप आज़ादी की बात करते हैं और आर्टिकल 47 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 47 भी ये चीज़ कहती है, अनुच्छेद 47 के दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोसाइटी का भी मामला है। इसके साथ साथ और एक चीज़ जोड़ती है संविधान का अनुच्छेद 47 एक लाइन और जोड़ती है कि कोई भी स्टेट या कोई भी सरकार, इस देश की कोई भी सत्ताधारी सरकार है, वो इंटॉक्सिकेशंस को, किसी भी मादक पदार्थ के प्रोवोकेशंस को या प्रमोशंस को नहीं ला सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे आज भारत के अंदर, अगर हम बचपन की बात करें, स्कूल से जब हम निकलते थे तो या फिर एक बार कहीं देखा जा रहा है तो 2, 4, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे शराब की दुकान मिलती थी। लेकिन अगर आज के सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं तो हर 100 मीटर की दूरी पे आप ये व्यवस्था देख सकते हैं कि उन्हें, हमारे समाज को विभिन्न प्रकार के इंटॉक्सिकेशंस में, नशाखोरी में फंसा करके उनको गुलाम बनाना है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी आज़ादी के आंदोलन की तरफ सोच भी ना सकें। लेकिन ये हमारा संदेश है कि हमें इन सब सारी व्यवस्थाओं से ऊपर आना चाहिए और आने वाले वक्त में जो आज़ादी का उद्देश्य है, जो संपूर्ण आज़ादी का उद्देश्य है हमारे महापुरुषों के द्वारा, वो हमें मिल करके उसको प्रस्तापित करना ही होगा। जीवन जीने का अधिकार, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो इस देश का अगर ऐतिहासिक ढांचा या हम इतिहास की बात करते हैं तो 1835 ब्रिटिश काल की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में जो
कोलकाता में सबसे पहला जो है एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। उसके बाद मद्रास में, चेन्नई में मद्रास मेडिकल कॉलेज ऑफ स्कूल बनाया गया। बॉम्बे में बनाया गया जिसका ग्रांट मेडिकल कॉलेज नाम है। ये सबसे प्राचीन काल में बनाए गए 1835 से शुरुआत हुई, लेकिन 1835 से लेकर के हम 1805 के 1950 के बीच की अगर हम समीक्षा करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इन 1835 से लेकर के 125 साल के बीच में इस मूल निवासी बहुजन समाज से एक भी एलोपैथिक का डॉक्टर नहीं बना। पहली एक डॉक्टर यादव थी, महिला डॉक्टर, जो 1943 में उसका एडमिशन हुआ और वो पहली डॉक्टर, उसको बाद में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। और वो महिला जब वो 1948 में जब वो पास होकर के गायनिकोलॉजिस्ट बन के आई, तब उसने फ्री सेवा शुरू की उसने, और उनको डॉक्टर दीदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो आई थिंक भारती यादव करके नाम था उनका। तो हम ये आपको आपके अधिकारों के हनन के विषय में बात बता रहे हैं कि ब्रिटिश काल में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व कितना ज़्यादा था कि हमारे लोगों के लिए जो दरवाजे और रास्ते एजुकेशंस के ब्रिटिश सरकार में खोले गए हमारे महापुरुषों के आंदोलन के द्वारा, उसके बावजूद भी हमारे समाज से कोई डॉक्टर नहीं बना। और उसका रिजल्ट हमारे लोगों को बिगर अच्छे इलाज के मौत की तरफ जाना पड़ा। उसमें अगर हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले को, जिनको प्लेग हुआ, सीवियर सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट यानी ब्रेन हैमरेज हुआ, अगर उस समय हमारे समाज का कोई अच्छा डॉक्टर प्रस्तापित होता देश के अंदर, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ और थोड़ी बढ़ती। तो ये सत्यशोधक समाज का जो आंदोलन जो चलाया उन्होंने, वो और आगे तक जाता और हो सकता है कि वो बाबा साहब के जीवन में भी इंक्लूड हो सकते थे। तो ये जो हमारा संविधान आया है या आज़ादी के जो भी अधिकार हिस्से आए हैं वो और भी सुनहरे अक्षरों में हो सकते थे, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने जो काम किया वो बहुत ही उल्लेखनीय है। उनका मतलब कहीं से भी हम एक एक किए हुए कार्यों को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। लेकिन मेडिसिन के क्षेत्र में हमारे लोगों को उस समय अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिल पाई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक धक्का था। अगर आगे बढ़ते हैं तो ज्योतिबा फुले के बाद सावित्रीबाई फुले भी प्लेग से उनकी डेथ हुई। अगर प्लेग हुआ था तो प्लेग को, डिजीज़ को आज ट्रीट किया जाता है। न्यूमोनिक प्लेग होता है जो छाती में एक निमोनिया की तरह होता है, दूसरा चेचक की तरह प्लेग होता है, उसको भी ट्रीट किया जाता है। अगर उस समय हमारे समाज के लोग होते तो हो सकता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरती। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो दुर्दशा की गई स्वास्थ्य को लेकर के, उनके दांत निकाले गए डायबिटीज़ की वजह से और उनके साथ धोखेबाजी की गई, तो ये नहीं होता। हो सकता है कि उनकी लाइफ और लंबी होती और ये आंदोलन का रूपरेखा कुछ और होती। लेकिन अगर आज वर्तमान में 26 जनवरी 1950 से लेकर के हम आज 2022 के बीच की समीक्षा करते हैं तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो 1943 से जो बिगनिंग हुई, पहली ओबीसी समाज की महिला डॉक्टर एक डॉक्टर बन के निकली, उसके बाद से फिर ये संख्या बढ़नी शुरू हुई। और जब संख्या बढ़नी शुरू हुई तो इन लोगों ने देखा कि अब ये हमारे लेवल से भी ऊपर आने की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में भी ढेर सारी तमाम समस्याएं हमारे सामने लाईं। पहले तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ही डिनाई किया और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को कि स्कूल में सेलेक्ट होकर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ आपकी जाति के आधार पर एट्रोसिटी की जा रही है आपके साथ, आपको अच्छी एजुकेशन, आज का प्रेजेंट टाइम का भी मैं बता रहा हूँ आपको, वायलेशन आर्टिकल 21 का वायलेशन आज भी हो रहा है। मैं अगर आगरा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दूं तो आगरा मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पीजी करने जा रहा है अगर, तो वहाँ का कंसल्टेंट या एसआर या पीजी थर्ड ईयर ये कहता है कि जो पढ़ लिख करके लोग आए उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी काम करने के लिए ओटी में या कोई भी टेक्निकल काम। यानी कि वो शेड्यूल कास्ट के हमारे पीजी कर रहे बच्चों को वो कहते नहीं, तुम्हारी योग्यता इस लायक नहीं है, मतलब तुम पढ़ लिख करके नहीं आए हो। उनके मुंह पर कही जा रही है, ओपन चैलेंज है। वायलेशन आर्टिकल 21 का किया जा रहा है, जबकि इसमें सज़ा भी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का सज़ा है, लेकिन व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इसके अगेंस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं। तो आज इसकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जो आंदोलन की दुर्दशा की गई है उस आंदोलन में इधर जब हम लोग पहुँचे हैं, बहुत समीक्षा करके इधर पे हम लोग पहुँचे हैं और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं वो बहुत बड़े आंदोलनकारी या उनकी समीक्षा की पावर हम कह सकते हैं भक्त के लेवल से बहुत ऊपर है।
और उन्होंने एक सर्वाइवर का काम किया है कि एक हमारे सच्चे आंदोलन को बचाया है, जो आने वाले वक्त में ब्राह्मणों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है लगातार ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा, कि इस आंदोलन को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए मिट्टी के नीचे। लेकिन फिर से आज इस आंदोलन को बचाया गया और हमें आशा और विश्वास है कि आने वाले वक्त में जो बात आज की डेट में 27 दिसंबर की डेट में 2022 की डेट में जो बात कह रहा हूँ, आने वाले 10 साल में कुछ और प्रारूप होगा इस आंदोलन का। इस बात को मैं कह सकता हूँ, ऐसी समीक्षा हम कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ दुर्दशा हो रही है, हमें इलाज नहीं मिल रहा है। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के नाम पे ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा ही जो बजट है, जो हमसे टैक्सेशंस के रूप में लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उस पैसे का बिल्डिंग बनाने के लिए बजट एलोकेशन किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की सरकार का इफेक्ट है, वहाँ पे बिल्डिंग निर्माण के लिए ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और उन पैसे का फ़ायदा किस 1400-1500 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मेडिकल कॉलेज का बनाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा अंश जो है ब्राह्मण बनियों की तिजोरी में जा रहा है। लेकिन जब बिल्डिंग खड़ी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारा मूल निवासी समाज का जो व्यक्ति इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है, तो उसका इलाज वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वो मेडिकल कॉलेज एज ए रेफरल सेंटर की तरह वर्क कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कन्नौज मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर एक क्रिटिकल इमरजेंसी हेड इंजरी आ जाती है, तो उसको वो फर्स्ट एड भी नहीं देख सकते हैं। फर्स्ट एड दे के लाइफ बचा करके रेफरल भी नहीं हो पाता है, और लोग जो हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते ही मर जाते हैं। ये कंडीशन डेवलप है। तो ये आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा उल्लंघन है, और ये सीधा सीधा मर्डर कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था के द्वारा हमारे लोगों का मर्डर किया जा रहा है। जो मनुस्मृति में लिखा गया कि इनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, और जीवन जिएंगे तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह जिएंगे, इनको कोई जीवन जीने का अधिकार नहीं। और वो ऑर्गेनाइज वे में हत्या की जा रही है हमारी। दूसरा, अगर हम इधर आर्टिकल 47 की भी बात करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक उसमें चर्चा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान की अगर 2022-23 के बजट की बात करता हूं, तो टोटल जो हमारा जो टैक्सेशन से जो बजट एलोकेट हुआ है, वो अगर 22-23 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 39,44,909 करोड़ रुपए, 39,44,909 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो सेंट्रल बजट एलोकेशन किया पूरे भारत के लिए, कितना बजट एलोकेट किया उन्होंने? जस्ट 1.5 से 2%। अब आप समझ सकते हैं, भारत की जनसंख्या 140 करोड़, और 1.5 से 2% तो 1 रुपए भी एक व्यक्ति के इलाज पे नहीं आ रहा है। तो ये हमारे से मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 47 का हनन किया जा रहा है। बात बहुत ढेर सारी कहने को है, लेकिन समय का अभाव है, कार्यक्रम लेट भी हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इतनी ही बात कहूँगा कि भारत के प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था और वर्तमान व्यवस्था में बहुत ज़्यादा डिप्राइवेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था को गिराया गया है। क्योंकि प्राचीन अगर भारत की बात करते हैं, तो जो बुद्ध संघ था, हमारा जो संघा था बौद्ध भिक्षुओं का, बुद्ध बहुत बड़े फिजिशियन थे, और उनके एक एक भिक्षु सारे के सारे ट्रेंड किए जाते थे, और उनको भी मेडिसिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स हुआ तक करते थे। हमारे भारत में जीवक जैसा न्यूरोसर्जन पैदा हुआ, जिसने दुनिया में सबसे पहले न्यूरोसर्जरी की, ब्रेन की सर्जरी की। लेकिन ब्राह्मणों ने उस जीवक के नाम को दबा करके सुश्रुत का नाम आगे लाया, कि सुश्रुत भारत का पहला जो है सर्जन था। ऐसी ढेर सारी ऐतिहासिक चर्चाएं हैं जो अभी आगे मंच पे होंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पे जो बात मैं कह रहा हूँ, उस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार के पास हर साल कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ के बजट का जंप हो रहा है। और दुनिया में जो एक लिस्ट है इस समय वर्तमान की, भारत का नंबर, इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद भी भारत स्वास्थ्य में जो बजट एलोकेशन कर रहा है, उसमें वो 45वें नंबर पर खड़ा है पायदान पे, इतना ज़्यादा बजट होने के बाद। और छोटी छोटी कंट्री हैं, उनमें आप समझ लीजिए कि $16.1 बिलियन तक जो है
वो स्वास्थ्य में बजट में एलोकेट किया जा रहा है, टोटल बजट में। ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, इस पे हमें सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी, संवेदनशीलता लानी पड़ेगी, आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ बहुजन मूल निवासी समाज के हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, उनको इम्पा के साथ जोड़ने का प्रयास पूरी तरह से किया जाना चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही जा करके कन्विंस करेगा। अगर हमारे समाज के दूसरे भी फैकल्टी लोग हैं, नॉन फैकल्टी के भी लोग हैं या दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं, वो भी इस आंदोलन को लेके जाते हैं और इम्पा के साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों का जो मुहिम है वो इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान करेगा आने वाले आज़ादी के आंदोलन में। इतनी बात कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।